मेरे YouTube चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम बाकी के जितने भी अधिनियम हैं उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने 1773 का चार्टर एक्ट, फिट्स इंडिया एक्ट के बारे में पढ़ा था। 1786 का चार्टर एक्ट, 1793 का चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट तक की हम लोगों ने बात कर ली थी। आज हम 1853 के चार्टर एक्ट से शुरू करेंगे। देखिए, 1853 का चार्टर एक्ट जो है वो इस मायने में महत्वपूर्ण माना जाता है कि कंपनी के अंतर्गत जितने भी अधिनियम बनाए गए उनमें ये अंतिम अधिनियम था, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई, जैसा कि आप सबको पता है। और 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश क्राउन ने भारत की शासन व्यवस्था को पूरी तरह से अपने हाथों में ले लिया था और ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी तरह से शासन व्यवस्था जो है वो क्राउन ने अपने हाथों में ले लिया और उसके बाद वहाँ से ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो है वो अधिनियम बनाया गया। 1853 के जो चार्टर एक्ट है, इस चार्टर एक्ट में पहली बार गवर्नर जनरल की जो कार्यकारिणी परिषद हुआ करती थी, उस कार्यकारिणी परिषद के द्वारा ही 1853 से पहले जो विधायी और प्रशासनिक कार्य हुआ करते थे वो सब उन्हीं के द्वारा किए जाते थे। विधायी और प्रशासनिक कार्य का मतलब क्या है? तो कानून बनाने का काम और कानूनों के क्रियान्वयन, मतलब लेजिस्लेशन और एग्जीक्यूशन, दोनों ही काम जो है वो उसी परिषद के द्वारा किए जाते थे। पहली बार ऐसा किया गया कि कार्यकारी परिषद के विधायी और प्रशासनिक कार्यों को अलग अलग किया गया और साथ ही साथ जो है भारत के लिए कानून बनाने के लिए, भारत में जो विधियाँ बनती थी उनके लिए पहली बार एक विधान परिषद, 12 सदस्यीय एक विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिल की व्यवस्था की गई। अब आज की डेट में अगर आप देखें तो प्रांतों में जो है, हमारे यहाँ प्रांतों में लेजिस्लेटिव काउंसिल या विधान परिषद, ये व्यवस्था जो है कानून निर्माण के लिए इस संस्था का गठन किया जाता है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो भारत की संसदीय व्यवस्था का इतिहास है ना, वो इस 1853 के चार्टर एक्ट से दिखाई देता है। कहीं ना कहीं भारत में जो आज संसद विद्यमान है, लेजिस्लेशन आज हमारे यहाँ जो है, उसकी जड़ें जो है वो 1853 के चार्टर एक्ट में दिखाई देती। साथ ही साथ जो है ये अधिनियम इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है कि यहाँ से पहली बार इसी अधिनियम में भारत में प्रशासनिक पदों के लिए, जो उच्च प्रशासनिक पद हुआ करते थे, उन पदों के लिए लिखित परीक्षा के आयोजन का प्रावधान किया गया। उस समय लॉर्ड मैकॉले ने ही जो है वो इसकी नींव रखी एक तरह से, और वहाँ से ही जो है हमारे यहाँ ये जो लोक सेवा आयोग के द्वारा जो आज की डेट में जो परीक्षाएं ली जाती हैं, लिखित परीक्षाएं जो ली जाती हैं, वो इस तरह की परीक्षाओं का प्रावधान जो है वो 1853 के चार्टर एक्ट में किया गया। अर्थात हमारे यहाँ जो है जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, इन प्रतियोगी परीक्षाओं की शुरुआत कहीं ना कहीं जो है 1853 के चार्टर एक्ट में है ना वो दिखाई देती है। 1854 में ही जो है 1854 में एक मैकॉले की अध्यक्षता में कमेटी बनाई गई और मैकॉले ने कहा कि भाई ये जो सिविल सेवक आपके यहाँ हैं, इन सिविल सेवकों का चयन जो है वो प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से किया जाना चाहिए। तो कहीं ना कहीं जो है ये सब कुछ सिविल सेवाओं से संबंधित जो भी प्रावधान थे वो 1853 के चार्टर एक्ट से दिखाई देते हैं। साथ ही साथ 1854 में चार्ल्स वुड डिस्पैच एक प्रस्तुत किया गया था और इसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको हम याद रखें, प्रश्न में जो है पूछा जाएगा। उस समय भारतीयों के लिए ICS, मतलब उस समय जो प्रतियोगी परीक्षाएं हुआ करती थी जिसके माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में चयन हुआ करता था, भारतीयों के लिए बहुत कठिन हुआ करता था। कई सारे ऐसे प्रावधान रखे गए थे जिन प्रावधानों से भारतीय उस सिविल सेवा में सेलेक्ट ही ना हो पाए, चयनित ही ना हो पाए। जैसे उस समय जो है जो प्रतियोगिता परीक्षा फेस करने की जो आयु उम्र सीमा थी वो बहुत कम रखी गई थी, 19 साल ही रखी गई। हाँ, उस समय तो हमारे देश में लोग 6 या 7 साल में तो पढ़ना ही शुरू करते थे, तो उस समय 19 सालों में तो ग्रेजुएशन भी नहीं हो पाता था। साथ ही साथ जो है स्टार्टिंग में तो ये परीक्षा केवल और केवल ब्रिटेन में आयोजित की जाती थी। तो कई सारे हर्डल्स रखे गए, एक तरह से भारतीयों के लिए कई सारे ऐसे हर्डल्स जो है वो रख दिए गए जिससे वो ये परीक्षा पास ही नहीं कर पाएंगे तो फिर उच्च पदों पर जो है वो नियुक्त नहीं हो पाएंगे। लेकिन इतने सारे हर्डल्स को पार करते हुए भी एक भारतीय श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर, इन्होंने 1864 में जो है
वो ये सारे हर्डल्स इन्होंने पार किए और भारत के पहले भारतीय ICS बने वो। तो इस मायने में जो है सत्येंद्र नाथ टैगोर जो है वो ये प्रश्न जो है जरूर पूछा जाता है कि भारत में पहले भारतीय ICS जो है कौन बने, तो श्री सत्येंद्र नाथ टैगोर। इस तरह से जो है ये चार्टर एक्ट जो है वो ब्रिटिशकालीन भारतीय शासन के इतिहास में अंतिम चार्टर या अंतिम राजलेख जो है वो ये था। 1853 के बाद जैसा कि आपको पता है 1857 का युद्ध हुआ, 1857 की क्रांति हुई और 1857 की क्रांति जो हुई, इस क्रांति में अंग्रेजों को ये लगा कि यदि हमें भारत में शासन करना है तो भारतीयों को भी शासन व्यवस्था में जो है वो कुछ ना कुछ भागीदारी जो है वो सौंपनी पड़ेगी। ब्रिटिश क्राउन को भी ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है भारत में पूरी तरह से शासन चला नहीं पा रही है अच्छी तरह से, क्योंकि 1857 की क्रांति जो है वो एक ऐसी क्रांति थी जिस क्रांति ने अंग्रेजों की शासन व्यवस्था की जड़ें हिलाकर रख दी थी। और उस समय अंग्रेजों को ये लगा, ब्रिटिश क्राउन को भी ये लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से शासन व्यवस्था को, भारत की शासन व्यवस्था को अपने हाथों में अगर ले लिया जाए तभी भारत में शासन व्यवस्था को लंबे समय तक बनाए रखा जा सकेगा। और उस समय कहीं ना कहीं ब्रिटिश क्राउन को ये लग रहा था कि भारतीयों को भी सत्ता में या तो भागीदार बनाया जाए या कुछ ऐसा किया जाए जिससे भारतीयों के मन में जो आक्रोश है उस आक्रोश को शांत किया जा सके। देखिए 1857 की क्रांति में कई सारे भारतीयों के परिजन मारे गए, तो जाहिर सी बात है कि जिन भारतीयों के परिजन उस समय मारे गए थे उन भारतीयों के मन में बहुत आक्रोश था और इस तरह की और क्रांति होने की संभावना थी। अब ठीक है, उस समय 1857 की क्रांति को कई कारणों से दबा तो दिया गया, कई वजहें रहीं जिनकी वजह से हमारे 1857 की क्रांति जो है वो असफल, तो मैं कभी नहीं कहता कि असफल क्रांति हमारी रही, क्योंकि 1857 की क्रांति ही एक ऐसी वो क्रांति थी जिसने भारतीयों में ये विश्वास जगाया कि क्रांति के माध्यम से हम अंग्रेजों की शासन व्यवस्था को ध्वस्त कर सकते हैं और अपनी शासन व्यवस्था को लागू कर सकते हैं। तो इसीलिए ये असफल क्रांति में बिल्कुल नहीं कहता। हाँ, कई कारणों की वजह से इस क्रांति को दबा दिया गया। अंग्रेजों के पास चूंकि साधन संसाधन ज़्यादा थे तो ये क्रांति पूरी तरह से हमारी सफल नहीं हो पाई। लेकिन अंग्रेजों के मन में ये बात जरूर बैठ गई कि अब इस तरह से भारतीयों को बेवकूफ़ बना पाना जो है वो संभव नहीं है, इसलिए कहीं ना कहीं भारतीयों को भी इसमें भागीदार बनाया जाए, सत्ता में भागीदार बनाया जाए, शासन व्यवस्था में कुछ चीज़ें जो है उनको भी दी जाए। और इसीलिए ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से शासन व्यवस्था को अपने हाथों में लेना जो है वो उचित समझा उस समय। और फिर 1857 के बाद ही, एक साल बाद ही, उन्होंने भारत सरकार अधिनियम 1858 जो है वो बनाया। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री पामस्टन थे और फिर उन्हीं की सिफारिशों के फलस्वरूप जो है इस अधिनियम के माध्यम से ही ये पूरा का पूरा ब्रिटिश क्राउन ने पूरी शासन व्यवस्था को अपने हाथों में ले लिया और जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको भारत की जो है वो साम्राज्य घोषित किया गया उस समय। तो इस तरह से अब ब्रिटिश क्राउन का शासन जो है वो भारत में आता है और ब्रिटिश क्राउन जो है वो भारत में शासन व्यवस्था को जो है चलाने का काम करती है। अब देखिए इस अधिनियम को जो है वो अच्छा अधिनियम कहा जाता है। अच्छा अधिनियम क्यों कह रहे हैं इस अधिनियम को? तो इस अधिनियम को अच्छा अधिनियम इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस अधिनियम के माध्यम से ही, मैंने अभी कहा आपको कि भारतीयों के लिए जो है कुछ अच्छा करने की कोशिश जो है वो इस अधिनियम के माध्यम से ही की जा रही थी। इसीलिए इस अधिनियम को अच्छा अधिनियम या इसे क्राउन का अधिनियम या ब्रिटिश क्राउन का अधिनियम भी कहा जाता है। तो पहली बात तो ये की गई कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल है ना, मैंने आपको पहले पिट्स इंडिया एक्ट की बात बताई थी। पिट्स इंडिया एक्ट के माध्यम से इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया था और बोर्ड ऑफ कंट्रोल के द्वारा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ऊपर जो है वो नियंत्रण रखा जाता था। इन दोनों ही संस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। इसके बाद इस अधिनियम से गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा जाने लगा था और चूंकि उस समय लॉर्ड कैनिंग जो है गवर्नर जनरल हुआ करते थे तो लॉर्ड कैनिंग ही भारत के पहले वायसराय हुए। अब क्या गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा अगर, तो क्या गवर्नर जनरल जो शब्दावली थी उसको समाप्त कर दिया गया? तो ऐसा नहीं था। उस समय उसी व्यक्ति को, जो गवर्नर जनरल था, उसी को वायसराय भी कहा जाने लगा और उसी व्यक्ति को गवर्नर जनरल भी कहा जाता था। अब ऐसा कैसे कि एक ही व्यक्ति को दो पद नाम दिए गए? तो एक ही व्यक्ति को दो पद नाम दिए गए तो गवर्नर जनरल उस व्यक्ति को तब कहा जाता था
जब वो ब्रिटिश प्रांतों का प्रशासन देखता था। अर्थात कई सारे जो है युद्ध संबंधी मामले वगैरह जो होते थे या प्रशासनिक मामले जो होते थे, उनको जब वो व्यक्ति देखता था तो इसे गवर्नर जनरल कहा जाता था। लेकिन जब वो ब्रिटिश क्राउन के एक प्रतिनिधि के नाते जब वो भारतीय राजाओं या भारतीय जमींदारों से मिलता था और उनके साथ कूटनीतिक या रणनीतिक मामलों पर जो है चर्चा करता था, तो उसे वाइसराय कहा जाता था। ये बेसिक डिफरेंस गवर्नर जनरल और वाइसराय के बीच हुआ करता था। तो एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ हुई कि सबसे पहले एक वाइसराय पद नाम से एक पद का जो है वो सृजन किया गया। साथ ही साथ एक और पद सृजित किया गया जिसे भारत सचिव या सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कहा गया। भारत सचिव वो पद था जो ब्रिटेन में रहते हुए भारत की पूरी शासन और प्रशासन व्यवस्था पर नियंत्रण रखता था। बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और भारत सचिव इस गवर्नर जनरल से भी बड़ा अधिकारी था। वो ब्रिटेन में ही था, ब्रिटेन में ही रहता था और ब्रिटेन में रहते हुए भारत के सारे प्रशासनिक और शासनिक मामलों पर जो है नियंत्रण रखने का कार्य करता था। और महत्वपूर्ण बात यह भी थी कि वो किसी के प्रति भी उत्तरदायी नहीं था एक्सेप्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट। वो केवल और केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ थी। तो भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित करने के लिए भारत सचिव का पद सृजित किया गया और ये ब्रिटिश कैबिनेट का एक मंत्री होता था, केवल और केवल ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी था। और भारत का पहला जो है वो सेक्रेटरी ऑफ इंडिया जो है वो चार्ल्स फोर्ड बना। भारत सचिव, पहला भारत सचिव जो है वो चार्ल्स फोर्ड था। ये इन सारी चीज़ों को जो है एक एक लाइन को जो है आप याद रखें, क्योंकि किसी भी लाइन से प्रश्न बन सकता है। अब मैं हर लाइन के बारे में नहीं बता सकता कि यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है, यहाँ से ये प्रश्न बन सकता है। इसके ऊपर जो भी MCQs होंगे, जितने भी जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, उनकी अलग श्रृंखला जो है वो हम चलाएंगे, उनकी अलग सीरीज चलेगी। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इसकी एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। इसीलिए आप वीडियोस, जितने भी वीडियोस हैं, बेसिकली दीज आर नॉट वीडियोस। ओके, ये तो एक तरह से जैसे मैं ऑफलाइन क्लास पहले लेता था वैसे ही ये क्लासेस जो है वो मैं ले रहा हूँ, बस मोड चेंज हो गया है। पहले मैं आपके सामने जो है क्लास लेता था, अब मैं आपके सामने तो क्लास ले रहा हूँ, बट ये एक मोड जो है वो चेंज हो गया, ये ऑनलाइन हो गया बस। तो एक एक लाइन जो है इन सारे नोट्सों की इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आपको नोट्स ये जो कुछ भी मैं पढ़ा रहा हूँ इनके नोट्स अगर आपको चाहिए तो आप मुझे मेरे नंबर 8839584923 इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें। मैं आपको उस PDF को मैं आपको निश्चित रूप से सेंड कर दूंगा, है ना। साथ ही साथ आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेरा नंबर मिल जाएगा। ये जितनी चीज़ें जो है मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ बहुत लंबे समय से मैं पढ़ाता आ रहा हूँ, उसका ही एक निचोड़ है। कुछ और चीज़ें जो है मैंने इसमें ऐड ऑन की हैं, जो पुराने मेरे नोट्स थे, कई सारे आप लोगों में से कई सारे लोगों के पास होंगे, उनमें भी कुछ चीज़ों को जो है मैंने ऐड ऑन किया है, क्योंकि बदलते हुए परिस्थितियों के अनुरूप प्रश्न पूछने का तरीका भी बदल रहा है, कुछ नई चीज़ें भी जो है वो जुड़ती चली जा रही हैं। तो निश्चित रूप से पढ़ाई लिखाई एक ऐसी चीज़ है जिसमें परिवर्तन हमेशा होते रहते हैं, कुछ ना कुछ एडवांसमेंट जो है वो चलता रहता है। यदि आप देखें पहले PSC में जो प्रश्न पूछने का तरीका था उसमें और आज के तरीके में कई ज़मीन आसमान का अंतर आ गया है। तो बदलते हुए समय के अनुसार हमें अपने आप को भी चेंज करना पड़ता है, अपने आप को भी अपडेट करते रहना पड़ता है। तो खैर, इस समय जो है पहला भारत सचिव जो है वो चार्ल्स फोर्ड बना। इसके साथ ही साथ जो है ब्रिटिश साम्राज्ञी विक्टोरिया, उस समय जो है विक्टोरिया ब्रिटिश क्वीन थे, और उन्होंने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण घोषणा की थी, और इस महत्वपूर्ण घोषणा को ही भारतीय शिक्षित वर्ग ने कहा कि ये हमारे लिए अधिकारों का मैग्ना कार्टा है। मैग्ना कार्टा बेसिकली जो है उस समय जो कुछ भी प्रावधान किया गया उसको लिखित स्वरूप जो दिया गया उसको जो है मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो एक तरह से जो है ये अधिकारों का मैग्ना कार्टा जो है, इस नीतिगत घोषणा को जो क्वीन विक्टोरिया ने किया था उसको अधिकारों का मैग्ना कार्टा, भारत के प्रबुद्ध वर्ग जो उस समय के इंटेलेक्चुअल्स थे उन लोगों ने इसको जो है अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा था। तो इस तरह से ये ब्रिटिश सरकार के द्वारा, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा 1858 का जो अधिनियम लाया गया, ये अधिनियम भारतीयों को सत्ता में भागीदारी देने या भारतीयों के प्रति एक नरम रुख अपनाने का जो है वो पहला कदम था। इसके बाद भारतीय परिषद अधिनियम 1861, ये भी एक महत्वपूर्ण अधिनियम है, और इस अधिनियम के द्वारा पहली बार गवर्नर जनरल को अध्यादेश
या ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया। अब आज हम अगर देखें तो आज की परिस्थितियों में हमारे राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार है। और यह अधिकार क्या होता है? तो अध्यादेश बेसिकली वह अधिकार है जिसके अंतर्गत यदि संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन का कोई सत्र न चल रहा हो और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई हो जिन परिस्थितियों में अनिवार्य रूप से तुरंत कानून बनाना आवश्यक हो गया हो, तो राष्ट्रपति एक अपने अध्यादेश के द्वारा कानून बना सकता है। तो राष्ट्रपति को अभी यह अधिकार दिया गया है। आप देखें कि राष्ट्रपति को दिया गया यह अधिकार, इसकी जड़ें कहाँ पे हैं? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 में दिखाई देती है। तो एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 1861 के भारत परिषद अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को उस समय अध्यादेश या ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार दिया गया और पहली बार पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की गई। पोर्टफोलियो सिस्टम या मंत्रिमंडलीय व्यवस्था क्या है? तो आज की डेट में हम जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद देखते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स देखते हैं, अलग अलग मंत्रियों को अलग अलग विभागों का जो बंटवारा देखते हैं, किसी को विदेश मंत्री बना दिया गया, किसी को रक्षा मंत्री बना दिया गया, किसी को पंचायती राज मंत्री बना दिया गया। ये पूरा का पूरा जो पोर्टफोलियो सिस्टम जिसे हम कहते हैं, मंत्रिमंडलीय व्यवस्था जिसे हम कहते हैं, उसकी शुरुआत, उसकी जड़ें भी कहीं ना कहीं जो है इस 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम में ही दिखाई देती हैं, है ना। तो ये भी जो है एक बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान इसके अंतर्गत किया था। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं इन दोनों ही चीज़ों से। साथ ही साथ जो है मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसीज को फिर से जो है वो विधायी शक्तियाँ प्रदान की गई। देखिए, एक केंद्रीकरण की शुरुआत जो है वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से की गई थी, जबकि विकेंद्रीकरण की शुरुआत जो है कहीं ना कहीं इस 1861 के अधिनियम से की गई, जिसमें मुंबई और मद्रास के प्रेसिडेंसियों को विधायी शक्तियाँ दी गई। विधायी शक्तियाँ मतलब कानून बनाने की शक्तियाँ। केवल और केवल मुंबई और मद्रास के लिए वो कानून बना सकते थे। तो कहीं ना कहीं एक डिसेंट्रलाइजेशन, एक विकेंद्रीकरण की जो है वो शुरुआत की गई। मैंने अभी आपको बताया कि 1857 की क्रांति से अंग्रेज डर गए थे और इसीलिए कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में जो है भारतीयों को खुश करने के लिए उन्होंने ये सारे प्रावधान किए थे। इसके बाद कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत हुई। मैंने अभी आपको कहा कि किसी भी तरह से भारतीयों को कुछ तो ऐसा दिया जाए जिससे भारतीय खुश हों और भारतीयों के मन में जो एक आक्रोश है वो आक्रोश कहीं ना कहीं कम हो, उसकी व्यवस्था जो है वो इस 1861 के अधिनियम में की गई। कार्यकारी परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। इसमें कुलीन भारतीय होते थे। कुलीन भारतीय से तात्पर्य था जो उच्च वर्गीय भारतीय थे, जिनमें जो है जमींदार वगैरह जो हुआ करते थे, उस समय के सो कॉल्ड जो बड़े लोग होते थे उनको जो है इसमें शामिल किया जाता था। उस समय 1862 में अगर आप देखें तो लॉर्ड कैनिंग ने 3 लोगों को इसमें शामिल किया। मैंने अभी कहा ना कि कुलीन वर्ग को, अर्थात जो उच्च वर्ग हुआ करता था भारत का। तो इस अधिनियम के अंतर्गत बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव, इनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया। तो कहीं ना कहीं भारतीयों को जो है एक ये कि हम भारतीयों के लिए सोचते हैं, हम अच्छा सोचते हैं, ये प्रावधान जो है किया गया। साथ ही साथ 1 जनवरी 1884 को, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन ने जो है पूरा का पूरा शासन जो है अपने हाथों में ले लिया है और महारानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य जो है वो भी घोषित कर दिया गया था 1876 में। तो हम लोगों ने अभी देखा कि किस तरह से 1853, 1858 और ये 1861 का चार्टर एक्ट जो है वो क्या था। अगली क्लास में हम लोग भारतीय परिषद अधिनियम 1892, 1909, 1919 और 1935 पर चर्चा करेंगे। एक ही क्लास में ये सारी चीज़ें संभव नहीं है, हम इसको 2 या 3 क्लासेस में जो है डिवाइड करके इसको पढ़ेंगे। तो ये सारे अधिनियम जो है बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। इन अधिनियमों को हमें पूरी तरह से याद रखना होगा, क्योंकि आपके आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं उन सारे एग्जाम्स में अधिनियमों पर प्रश्न जरूर आते हैं। केवल और केवल ये प्रीलिम्स, जो मैं ये प्रीलिम्स की चीज़ें जो पढ़ा रहा हूँ, आप इन प्रीलिम्स की चीज़ों को पढ़कर मेंस के भी कई सारे प्रश्नों को आप लिख सकते हैं। ये सारे नोट्स केवल प्रीलिम्स के नोट्स नहीं हैं, इससे आप मेंस के भी जो छोटे छोटे प्रश्न होते हैं उनके आंसर्स भी जो है आप इससे लिख सकते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रावधान जो है ये सारे मैं आपको बता रहा हूँ, इसको ज़रूर आप याद रखिए। आज के लिए हम इतना रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपको भारतीय परिषद अधिनियम 1892 से जो है इसकी शुरुआत करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।